के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम समझेंगे सरकारी कंपनी का अर्थ और इसकी विशेषता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सरकारी कंपनी नाम से ही क्लियर है, सरकार की कंपनी सरकारी कंपनी। लेकिन ये कंपनी सरकार की कंपनी कैसे बनी, किस आधार पर इस कंपनी को, जैसे XYZ कंपनी हो गई या ABC कंपनी को हम सरकारी कंपनी बोल रहे हैं, इस बात को जानने के लिए हम इसकी डिटेल को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है, सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी, चुकता अंश पूंजी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम XYZ कंपनी के है ना 10 रुपए के हिसाब से 100 अंशों को खरीदते हैं, तो इसकी राशि कितनी हुई 1000 रुपए। तो हम इस 10 रुपए के इन 100 ही अंशों पर 1000 रुपए का भुगतान कर देते हैं या 1000 रुपए की धनराशि दे देते हैं, तो इसे चुकता अंश पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या समझा हमने कि ऐसी कंपनी जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय या राज्य सरकार के पास हो और साथ ही सरकार का नियंत्रण हो, उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। इसमें वह कंपनी भी शामिल की जाती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। आ रहा है आपको समझ में कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वह ABC कंपनी हो, चाहे XYZ कंपनी हो, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका 50% से अधिक अंशदान, 50 से अधिक जैसे 51 से अधिक भी हो सकता है ना, कि ऐसी कंपनी जिनके 51% अंश केंद्र सरकार या राज्य सरकार खरीद लेती है, तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। अब इस 51% में से कुछ भाग राज्य सरकार और कुछ भाग केंद्र सरकार लेती है ना, इस कंपनी के अंशों को लेती है। मतलब जैसे मानो 51 में से हम मान लेते हैं कि 25% अंश किसने खरीदे, राज्य सरकार ने खरीद लिए, और 26% अंश केंद्र सरकार ने खरीद लिए, तो भी ये सरकारी कंपनी कही जाएगी। और इसके अलावा यदि 51% अंश केंद्र सरकार खरीद ले या 51% अंश राज्य सरकार खरीद ले, तो भी ये सरकारी कंपनी कही जाएगी। आ गया समझ में? ऐसी कंपनी जिनके 51% अंश या इससे अधिक अंश केंद्र सरकार या राज्य सरकार खरीदती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिखे हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एंड भारतीय टेलीकॉम उद्योग लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ठीक है फ्रेंड, सरकारी कंपनी का मीनिंग समझ में आ गया आपको। तो अब हम इसकी विशेषता से इसके अर्थ को और भी अच्छा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने विशेषता में इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे हम समझेंगे कि इसकी स्थापना कैसे होती है, इसमें पूंजी किसकी लगी होती है, इसका प्रबंधन कौन करता है, वार्षिक रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, और बनाई जाती है तो कहाँ इसको प्रस्तुत किया जाता है, ये स्वायत्तता कंपनी है या नहीं है, और इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता या नहीं होता। इन कुछ पॉइंट से हम इसकी विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके अब हम इनकी डिटेल को समझेंगे। ठीक है, तो पहला है स्थापना। स्थापना में हमको क्या समझा रहा है कि सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभाग के द्वारा निजी कंपनी के रूप में की जाती है। मतलब जैसे निजी कंपनी होती है ना, कि एक व्यक्ति अपना खुद का उसमें पैसा लगाता है, खुद उसका स्वामी होता है, खुद का नियंत्रण होता है, तो उसी प्रकार से सरकारी कंपनी की स्थापना भी निजी कंपनी की तरह की जाती है। क्योंकि निजी कंपनी में स्वयं पैसा लगता है, तो सरकारी कंपनी जब किसी अंशों को खरीद रही है तो सरकार ही तो पैसा दे रही है, जनता का पैसा थोड़ा है उसमें, है ना। तो सरकार का पैसा होने के कारण उसे हम क्या बोलेंगे, सरकारी कंपनी, और इसकी स्थापना सरकारी नियमों के तहत की जाती है और सरकार का ही उन पर नियंत्रण रहता है। सेकंड, पूंजी। इसमें क्या बता रहा है अपन को, ये कि सरकारी कंपनी में कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है।
सरकारी कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति या अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम से खरीदे जाते हैं, पर वे भी सरकारी पद की हैसियत से ही इनके स्वामी होते हैं। मतलब जैसे बोल रहा है कि जो कंपनियां होती है उनके कोई सरकार 51% या इससे अधिक अंश खरीद लेती है तो वो सरकारी कंपनी बन जाती है ना। तो अब किस नाम से उन अंशों को खरीदा जाए, तो राष्ट्रपति या अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम से इन्हें खरीदे जाते हैं, है ना। और पर वे भी सरकारी पद के हैसियत से इनके स्वामी होते हैं। जैसे कोई भी राष्ट्रपति है, ठीक है, तो जैसे अभी वर्तमान का राष्ट्रपति 2020 का कौन है, रामनाथ कोविंद है, ठीक है। तो अब वो उनके नाम से हम अंश खरीद रहे हैं, तो जब तक वो इस पद पे है तब तक इनके नाम से वो अंश माने जाएंगे। इसके बाद जो पद पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसका नाम होगा, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ ऐसा बोला है कि पर वे भी सरकारी पद के हैसियत से इसके स्वामी होते हैं, अदरवाइज उनकी संपत्ति से स्वामी नहीं बने वो सरकारी कंपनी के, वो सरकारी पद की हैसियत से उनके नाम से अंशों को खरीदा गया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का पद मिला है, ठीक है। इस कारण वो उनके स्वामी बने, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, प्रबंध। प्रबंध मतलब कौन इसमें काम की रूपरेखा तैयार करेगा, कौन इसकी प्लानिंग करेगा। तो सरकारी कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव कौन करता है देखो, और इन संचालकों की नियुक्ति सरकार एवं अन्य अंशधारियों के द्वारा की जाती है, एवं संचालक मंडल में निजी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। क्या है प्रबंध? प्रबंध का मतलब होता है काम करने की रूपरेखा तैयार करना और लोगों से काम लेना, किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना है और कौन सा हमें कार्य करना है, ये होता है प्रबंध। तो इस सरकारी कंपनी में सारा प्रबंध का, मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, संचालक मंडल, जिसकी स्थापना या जिसका चुनाव कौन करता है, संचालक मंडल की नियुक्ति कौन कर रहा है, सरकार या अन्य अंशधारी। एंड अगला है इसमें फ्रेंड्स वार्षिक रिपोर्ट। अब जब भी आप कोई काम करते हो तो उसका हिसाब किताब तो रखना ही होता है ना। जैसे आज हम मार्केट में 2000 रुपए लेकर गए, अब 2000 में से 1500 खर्च हो गए या 1600 खर्च हो गए, तो बाकी का हिसाब तो अपन को पेरेंट्स को देना है कि हाँ पेरेंट्स ने हमको 2000 रुपए दिए। तो उसी तरीके से सरकारी खजाने का भी हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो सरकारी कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ती है कि ये सरकारी कंपनी जो है ये क्या काम कर रही है और इसे काम करने में कितना पैसा लग रहा है और उस पैसे से इन्होंने कितना पैसा कमाया, इन सब की वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट का मतलब होता है एक वर्ष, प्रति वर्ष इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो संसद में, राज्य सरकार या विधानमंडल के समक्ष क्या होती है, प्रस्तुत करना होती है, पूरा हिसाब किताब देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स है इसमें स्वायत्तता, जिसमें बताया गया है कि पूंजी का अधिकतम भाग कम से कम 51% सरकार के पास होने के पश्चात भी यह सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहती है। कैसे? जैसे हमने किसी कंपनी के 51% अंश खरीदे तो वह सरकारी कंपनी हो गई, ठीक है, लेकिन वह कुछ कार्यों को लेकर स्वतंत्र होती है, जबकि वह सरकारी कंपनी होती है और सरकार का उसमें अधिकार होता है, फिर भी सरकार के कुछ कार्यों से वो मुक्त होती है। एंड लास्ट है इसमें पृथक वैधानिक पहचान, मतलब इसकी एक अलग पहचान है। सरकारी कंपनी की भी अपनी पृथक वैधानिक पहचान होती है। जैसे 51% अंश खरीदे तो वो सरकारी कंपनी कहला गई, है ना। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जाना कि सरकारी कंपनी क्या होती है और क्या इसकी विशेषता होती है, ठीक है। अब अगर आपको इसके अर्थ में या इसकी विशेषता के किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट लगता है तो वो डाउट आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।